पति ब्रह्मचारी। ये दोनों की दोनों ये अंगारों के रास्ते पर नंगे पैर चलेंगी। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। अगर नहीं कर पाई तो दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अशुद्धता की। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना होगा। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। एक टंग आगे रख दी पर दूसरी अटक गई। बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने तुमसे कहा था ये सब गलत है। अब देखो क्या हो गया। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और सबको मेरी बात मारेगी। सॉरी मोनिका भाभी, सॉरी। ज्यादा ही ड्रामे कर रहा है। आई वांटिंग रेड वाला कोल्ड ड्रिंक। मैं सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ पर। लेकिन फिसलना नहीं है मुझे इनकी अदाओं पर। मानूंगा तभी जब आप मुझे प्रपोज करेंगे। और ये क्या कर रहा हूं मैं? ये तो यहाँ आई है मुझे रिझाने में इनका बनकर। तुम्हारी फेवरेट साड़ी जो पहनी है, पक्का अब मुझे फ्रंट सीट ऑफर करेगा सूरज। क्यों बच्चू, हो गए ना लट्टू? होंगे क्यों नहीं। तुम दोनों देवर जी का अच्छे से ध्यान रखना और घर का भी पूरा ध्यान रखना। कुछ गड़बड़ नहीं करना बेटा। हाँ मम्मी जी, हाँ। ये ईशा जी कहाँ रह गई? सब लोग आ गए। काव्या, रिया, अरे दारी की खाने का सब सामान संभाल के रख लिया था ना? हाँ हाँ, और ये रास्ते के लिए पानी। ली, रास्ते में तुम्हें मना लूंगी चुटकी बजाते ही। आजकल मेरा नखरीला पति ब्रह्मचारी। कोई नहीं, गांव पहुंचने से पहले
अब आपकी बारी है। कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगा यार। और कीजिए मुझे प्रपोज। चाची कितने पापड़ बेले हैं मैंने आपको मनाने के लिए किया, तो हर बार हम लड़के ही घुटने क्यों टेके? आइए बराबरी पे। ऐसी शर्त कौन रखता है भला कि लड़की लड़के को प्रपोज करे? आया बड़ा चालू ब्रह्मचारी। बस अभी। हाँ भैया, वैसे भी प्रपोज तो लड़के करते हैं, लड़कियां थोड़ी। अरे बराबरी का जमाना है। ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ सूरज भैया, आप थोड़ा ज्यादा भाव खा रहे हो आप। हम प्यार करते हैं। सूरज, अब मैं भी तो देखूं कि आप मुझसे कितना। अब आपको मुझे प्रपोज करना होगा, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। और वैसे भी ईशा जी, आप ही ने तो कहा है कि अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। हमेशा लड़के ही लड़कियों को क्यों प्रपोज करें? अरे लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं ना। मैं इन्हें प्रपोज नहीं करूंगा। तो भाभी तो आपसे इम्प्रेस भी हो गई, अब तो प्रपोज कर ही दो। चलो सूरज भैया, आज आप ईशा भाभी को प्रपोज कर ही दो। हाँ भैया देखो, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़ा रहता है। अब गुस्सा ही करोगे या मुझे प्रपोज भी करोगे? ये बिल्कुल गलत किया आपने ईशा जी। अरे आपको जरा सा भी अंदाजा है कितने टेंशन में था मैं। बस। गांव की कुलदेवी के मंदिर में विशेष पूजा संपन्न होते ही सूरज और ईशा की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। परिवार के सभी लोग खुश थे क्योंकि वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार यह पूजा पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने वाली मानी जाती थी। पूजा के बाद पूरा परिवार रिश्तेदारों के घर ठहरा हुआ था। माहौल में उत्सव की खुशबू घुली हुई थी। हर तरफ हंसी खुशी का वातावरण था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खुशी कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी है। ईशा अपनी सरलता और विनम्र स्वभाव से सभी का दिल जीत रही थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे आशीर्वाद दे रही थीं। बच्चे उसके आसपास घूमते रहते थे। परिवार के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सूरज यह देखकर बेहद खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी पत्नी को वह सम्मान मिल रहा है जिसकी वह हकदार है। लेकिन सूरज की बुआ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि परिवार और गांव के लोग ईशा को इतना महत्व दें। वह मन ही मन जल रही थी। उनकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई देने लगी थी। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर ईशा की बढ़ती इज्जत को रोकना होगा। अगले दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन रखा गया। दूर दूर से लोग वहां पहुंचे। ईशा भी सभी मेहमानों की सेवा में लगी हुई थी। उसकी मेहनत और व्यवहार ने लोगों को और ज्यादा प्रभावित कर दिया। जहां भी लोग बैठते वहां ईशा की चर्चा होने लगती। यह बात बुआ के लिए किसी हार से कम नहीं थी। रात होते ही बुआ ने अपनी कुछ खास सहेलियों को बुलाया। उन्होंने धीरे धीरे ईशा के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। कोई कहता कि ईशा बहुत चालाक है, तो कोई कहता कि वह सबको अपने प्रभाव में ले रही है। देखते ही देखते अफवाहों का जाल पूरे गांव में फैलने लगा। सुबह जब गांव वालों के बीच चर्चा बढ़ी तो कुछ लोगों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। हालांकि ज्यादातर लोग ईशा का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अफवाहों की वजह से उलझन में पड़ गए थे। इसी बीच बुआ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। उन्होंने पंचायत के सामने कहा कि अगर ईशा सचमुच इतनी पवित्र और संस्कारी है तो उसे एक विशेष परीक्षा देनी चाहिए। यह सुनते ही चौपाल में बैठे लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने तुरंत विरोध किया, लेकिन बुआ अपनी बात पर अड़ी रहीं। ईशा को जब इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने सम्मान के लिए इस तरह लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई। सूरज को जैसे ही यह खबर मिली उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने साफ कह दिया कि वह अपनी पत्नी का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। लेकिन बुआ लगातार पंचायत पर दबाव बना रही थी। गांव का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। उसी रात जब पूरा परिवार सो चुका था तब सूरज को आंगन के पीछे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप उस दिशा में बढ़ा। अंधेरे में उसे दो परछाइयां दिखाई दी। उनमें से एक आवाज बुआ की थी। सूरज ने छिपकर उनकी बातें सुननी शुरू की। कुछ ही क्षण बाद जो शब्द उसके कानों में पड़े उन्हें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुआ किसी अजनबी व्यक्ति से कह रही थीं कि कल पंचायत में ऐसा सबूत पेश किया जाएगा जिससे ईशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगी। सूरज यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह केवल नफरत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह अजनबी आदमी कौन था और उसके पास ऐसा कौन सा राज था जो ईशा की जिंदगी को बर्बाद कर सकता था। सूरज ने उसी क्षण सच का पता लगाने की कसम खा ली, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह पंचायत में जो होने वाला है वह पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। अगली सुबह गांव की चौपाल लोगों से भरी हुई थी। पंचायत के सदस्य अपनी जगह पर बैठ चुके थे। गांव के बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। हर किसी की नजर ईशा और सूरज पर टिकी हुई थी। पिछली रात फैली खबरों ने पूरे गांव में बेचैनी फैला दी थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इतनी बड़ी पंचायत बुलाई गई है। ईशा शांत खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसने हमेशा सभी का सम्मान किया था, फिर भी आज उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। दूसरी तरफ सूरज पूरी तरह सतर्क था। उसे रात में सुनी गई बातों ने अंदर तक झकझोर दिया था। वह जानता था कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। कुछ देर बाद बुआ आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ पंचायत के बीच पहुंची। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज क्या होने वाला है। उन्होंने पंचायत से कहा कि आज गांव के सामने एक ऐसा सच रखा जाएगा जिससे सबकी आंखें खुल जाएंगी। इतना कहते ही भीड़ के बीच से एक अजनबी आदमी आगे आया। उसे देखकर गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी सीधे पंचायत के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला कि वह ईशा को कई सालों से जानता है। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बुआ ने तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि यही वह व्यक्ति है जो ईशा की असली सच्चाई सबके सामने लाएगा। गांव के कुछ लोग हैरानी से ईशा को देखने लगे, जबकि कुछ लोग अभी भी उस पर भरोसा कर रहे थे। अजनबी आदमी ने कहना शुरू किया कि ईशा ने अतीत में उससे कई वादे किए थे और फिर उसे धोखा देकर चली गई थी। उसके शब्द सुनकर लोगों के चेहरे बदलने लगे। कई लोगों को लगा कि शायद बुआ की बातें सच है, लेकिन सूरज चुपचाप उस आदमी को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह आदमी बार बार अपनी बात बदल रहा है। कभी वह एक बात कहता तो अगले ही पल कुछ और कह देता। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पंचायत के मुखिया ने उससे कुछ सवाल पूछे। शुरुआत में वह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके जवाब उलझने लगे। वह यह तक नहीं बता पाया कि पहली बार उसकी मुलाकात ईशा से कब और कहाँ हुई थी। अब लोगों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। उसी समय सूरज आगे बढ़ा। उसने पंचायत से अनुमति लेकर अपनी बात रखी। सूरज ने कहा कि किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सच साबित करना मुश्किल होता है। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला। सभी लोग हैरान रह गए। सूरज ने बताया कि पिछली रात उसने बुआ और इस आदमी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। यह सुनते ही बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। अजनबी आदमी के माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि बुआ उस आदमी को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए तैयार कर रही थीं। वह उसे समझा रही थीं कि पंचायत में कौन सी बातें कहनी है और किस तरह ईशा को बदनाम करना है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही चौपाल में हड़कंप मच गया। गांव वाले गुस्से से भर उठे। जिन लोगों ने ईशा पर शक किया था उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा।
पंचायत के सदस्य भी बुआ की हरकत से नाराज हो गए। अजनबी आदमी अब डर चुका था। उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे पैसों का लालच देकर यह नाटक करने के लिए बुलाया गया था। उसका ईशा से कभी कोई संबंध नहीं रहा। ईशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। पंचायत ने बुआ को कड़ी फटकार लगाई। मुखिया ने कहा कि किसी निर्दोष महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है। पूरे गांव के सामने बुआ की साजिश उजागर हो चुकी थी। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। भीड़ के पीछे खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक आगे आया। वह काफी समय से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि अगर आज सच सामने आ ही गया है तो एक और राज भी उजागर होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा कि वर्षों पहले सूरज के परिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य छिपाया गया था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। उसने कहा कि यह रहस्य केवल परिवार ही नहीं बल्कि ईशा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही बुआ के चेहरे पर फिर से डर दिखाई देने लगा। सूरज और ईशा दोनों हैरानी से उस बुजुर्ग को देखने लगे। बुजुर्ग ने कहा कि अगर यह सच बाहर आ गया तो परिवार की पूरी कहानी बदल जाएगी और कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और पंचायत के सामने रख दिया। लिफाफे को देखते ही बुआ घबरा गईं और जोर से चिल्लाईं कि उसे मत खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ने कांपते हाथों से वह लिफाफा उठाया और जैसे ही उसे खोलने लगा पूरे गांव की सांसें थम गईं, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर छिपा हुआ सच आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाला था। सूरज ने जैसे ही वह पुराना लिफाफा खोला, चौपाल में बैठे सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। माहौल इतना शांत था कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। बुआ बार बार घबराकर सूरज को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लिफाफे के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर रखी हुई थी। सूरज ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। तस्वीर में उसके पिता के साथ एक महिला और एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बच्ची बिल्कुल ईशा जैसी लग रही थी। यह देखकर चौपाल में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे। ईशा भी हैरान थी, क्योंकि उसने वह तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला कि अब समय आ गया है कि वर्षों पुराना सच सबके सामने आए। उसने बताया कि कई साल पहले सूरज के पिता ने एक गरीब परिवार की मदद करने का वादा किया था। उस परिवार पर कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बुजुर्ग ने कहा कि उस परिवार की एक छोटी बेटी थी जिसे बचाने के लिए उसे दूर भेज दिया गया था। वही बच्ची आगे चलकर ईशा बनी। यह सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए। ईशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी का कोई संबंध सूरज के परिवार से भी हो सकता है। उसकी आंखों में कई सवाल तैरने लगे। तभी बुजुर्ग ने एक और दस्तावेज पंचायत के सामने रखा। उसमें लिखा था कि ईशा के पिता पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था। सूरज ने जब वह कागज पढ़ा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत पूछा कि आखिर यह साजिश किसने रची थी। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा कि इस साजिश के पीछे गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की मदद करने वालों में कुछ लोग आज भी जिंदा है। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। इसी बीच बुआ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार नजरें चुरा रही थी। पंचायत के कुछ सदस्यों को भी उनकी हरकतें अजीब लगने लगीं। मुखिया ने बुआ से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता है। पहले तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब बुजुर्ग ने एक और कागज दिखाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कागज पर वर्षों पुराना एक हस्ताक्षर था जो बुआ का ही था। अब चौपाल में सनसनी फैल गई। लोगों को समझ आने लगा कि बुआ इस पुराने रहस्य से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। बुजुर्ग ने बताया कि जब ईशा का परिवार मुश्किलों में था तब कुछ लोगों ने मिलकर झूठी कहानियां फैलाई थी ताकि उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाए। उन लोगों में बुआ भी शामिल थीं। यह सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे पहली बार समझ आया कि आखिर उसकी जिंदगी में बार बार मुसीबतें क्यों आती रहीं। सूरज को भी गहरा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बुआ किसी निर्दोष परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकती है। पंचायत के सामने अब बुआ पूरी तरह घिर चुकी थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उनका साहस टूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में स्वीकार किया कि वर्षों पहले उन्होंने लालच और स्वार्थ में आकर गलत लोगों का साथ दिया था। उन्हें लगा था कि इससे उनका फायदा होगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो गईं। पूरा गांव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। ईशा ने दर्द भरी आवाज में पूछा कि आखिर उसके परिवार ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। बुआ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। पहली बार उन्हें अपनी गलती का वास्तविक एहसास हो रहा था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि वर्षों पहले ईशा के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए पूरे गांव की ओर से माफी मांगी जाएगी और उनके परिवार का सम्मान वापस लौटाया जाएगा। यह सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी चौपाल के बाहर अचानक तेज आवाज सुनाई दी। एक कार तेजी से आकर रुकी। सभी लोग बाहर की ओर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट फैल गई। वह व्यक्ति सीधे पंचायत की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा कि अगर आज सारे राज खुल ही रहे हैं तो यह भी जान लो कि ईशा के परिवार को बर्बाद करने वाली असली ताकत कोई और थी और वह ताकत आज भी जिंदा है। यह सुनकर चौपाल में फिर सन्नाटा छा गया। सूरज ने उस आदमी से पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसका नाम रघुवीर है और वह उन घटनाओं का गवाह है जिन्हें वर्षों से छिपाकर रखा गया है। फिर उसने ईशा की ओर देखा और कहा कि तुम्हारे माता पिता के बारे में जो सच तुम जानती हो वह पूरा सच नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। यह सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रघुवीर की अगली बात उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाली थी।